आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए लाना था और उसके लिए बात हुई थी कि अप्रैल माह में आपको लगातार एक सप्ताह तक करंट अफेयर्स का सेशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स की बात करने वाला हूँ, वार्षिकांक की बात करने वाला हूँ। और जिस वार्षिकांक की हम बात करने जा रहे हैं इसको मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका, अभी अभी मैंने एक बार रिकॉर्ड किया, 1 घंटे तक का वीडियो था। और उसमें देखा गया कि रिकॉर्ड होने के बाद वॉइस नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ की समस्या थी उस वीडियो में। इसलिए पुनः एक बार फिर से आप सबके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। दोबारा से सेम वीडियो रिकॉर्ड होगी, लेकिन सहूलियत इतनी है कि अभी तक मैंने सारी चीज़ें जो थी वो मैंने बोर्ड पर नोट किया था। अब यहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें पहले से बोर्ड पर नोट है, तो थोड़ा सा वीडियो का जो लेंथ है वो कम रहेगा और सारी चीज़ें आपको विधिवत मिल जाएंगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि हमने कुछ आपसे वादा किया है तो समय से पूर्व आपको उपलब्ध कराया जाए। तो वार्षिकांक के अंतर्गत जो हम पार्ट 1 देखने वाले हैं, पार्ट 1 में हम विशेष रूप से देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए घटनाक्रम के बारे में, विशेष रूप से अंतरिक्ष से जुड़े हुए क्या घटनाक्रम हुए हैं, रक्षा क्षेत्र में क्या घटनाक्रम हुए हैं, इन सबको हम समग्र रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारे कुछ जहाज हैं, कुछ शिप हैं, हमारे कुछ युद्धपोत हैं जो सेवा मुक्त हुए हैं। वहां से हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो जब बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे युद्धपोत हैं, कौन कौन से हमारे जहाज हैं जो हमारे सेवा मुक्त हुए हैं, उनकी जब बात आती है तो सबसे पहले आपको याद रखना है फास्ट अटैक क्राफ्ट। एक आपका फास्ट अटैक क्राफ्ट जिसका नाम था T-81, ये जहाज आपका सेवा मुक्त हुआ है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नाम आपको याद होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा यदि हम महत्वपूर्ण की बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण आपका आता है INS विक्रांत, INS विराट। ये हमारे दो युद्धपोत थे, INS विक्रांत और INS विराट। यदि हम INS विक्रांत की बात करें तो आपको बता दें कि यह विमान वाहक युद्धपोत था, यह आपको पता होना चाहिए। और इसको जो है क्या कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया। शब्द प्रयोग किया जाता है डीकमीशन, डीकमीशन कर दिया गया है, मतलब अब इसको सेवा से हटा दिया गया है। और जब सेवा से हटाया जाता है किसी जहाज को तो उसको नष्ट किया जाता है, ठीक है, या तो उसको संग्रहालय में बदला जाता है। इसको संग्रहालय में बदलने के लिए प्रयास भी किए दो राज्य सरकारों ने, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयास भी किया कि इस युद्धपोत को वो एक संग्रहालय के रूप में बदलेंगे, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। काफी कानूनी अड़चनों के बाद इसको एक बार फिर से इसको नष्ट करने के लिए कहां पर भेजा गया है, अलंग शिपयार्ड भेजा गया है। ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, अलंग शिपयार्ड। अलंग शिपयार्ड जो है ये गुजरात में स्थित है। और जो भी हमारे जहाज होते हैं, जो भी हमारे शिप होते हैं जिनकी सेवा अवधि पूरी हो चुकी होती है, उनको हम नष्ट करने के लिए अलंग शिपयार्ड भेजते हैं। तो अलंग शिपयार्ड क्यों मशहूर है? जहाजों को, बड़े बड़े जहाजों को, बड़े बड़े युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए उनको कबाड़ के रूप में, एक प्रकार से हम कह लीजिए कबाड़ के रूप में परिवर्तित कर हम बेचते हैं। तो वो कार्य किया जाता है अलंग शिपयार्ड में। अब बात आती है अलंग शिपयार्ड की, तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या? कि भारत में क्या अलंग शिपयार्ड एकमात्र है जहां पे तोड़ा जाता है? जी हां, प्रमुख रूप से अलंग शिपयार्ड ही है जहां पे नौसेना के जहाज, तटरक्षक बलों के जहाज, ये बड़े बड़े यात्री जहाज हम नष्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम नष्ट करते हैं तो निश्चित रूप से भारत में कुछ ऐसे स्थल होंगे जहां पर हम जहाजों को बनाते भी होंगे, उनका निर्माण भी करते होंगे। तो वो कौन से स्थल हैं जहां पर हम भारत में जहाजों को बनाते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यदि भारत के संदर्भ में देखें कि भारत में कहां कहां पर जहाजों को बनाया जाता है, तो आपने सुना होगा मझगांव डॉकयार्ड, गोवा शिपयार्ड सुना होगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड आपने सुना होगा, हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स लिमिटेड आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, इनकी अवस्थिति कहां पे है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अलंग शिपयार्ड हमने देखा गुजरात में, इसी तरह से जब हम बात करते हैं मझगांव डॉकयार्ड की तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात आती है, कोलकाता में देखने को मिलता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आपको गोवा में देखने को मिलता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम बात करेंगे कि ये जो शिपयार्ड हैं ये चर्चा में क्यों हैं। चलिए, अब सबसे पहले बात हम कर लेते हैं माझगांव डॉकयार्ड की।
अब मझगांव जो डॉकयार्ड है क्यों चर्चा में है इसकी बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मझगांव डॉकयार्ड है ये आपके मुंबई में है। इतना सारा रफ इसलिए हुआ है, लिखा इसलिए है क्योंकि अभी अभी हमने इसकी चर्चा किया था, संपूर्ण रूप से हमने इसको देखा था। सिर्फ वॉइस की प्रॉब्लम थी जिसके कारण वीडियो को दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहाँ क्या लिखा है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं बताता जाऊं वो आप नोट करते हुए साथ साथ चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मझगांव डॉकयार्ड। मझगांव जो डॉकयार्ड है ये मुंबई में है। यहाँ पे जहाज बनाए जाते हैं, युद्धपोत बनाए जाते हैं, पनडुब्बियां बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे अभी हाल ही में जो लेटेस्ट बनाया गया है उसका नाम है INS बागीर या INS बागसीर। तो INS बागीर की बात आए या INS बागसीर की बात आए, इसको बनाया किसने है? मझगांव डॉकयार्ड ने बनाया है। और आपको बता दें कि ये जो INS बागीर या बागसीर बनाया गया है ये 5वां है, ये आपका 5वां है, ये आपको पता। चलिए माफ करिएगा, थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा था। एक आप जानते हैं बिहार मीटअप प्रोग्राम चल रहा है तो उससे संबंधित एक समस्या थी बच्चों की, तो बच्चों की कॉल आ रहे थे, इस वजह से वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करना पड़ा था। तो मझगांव डॉकयार्ड हम बात कर रहे थे। हमने देखा अलंग शिपयार्ड में क्या है कि जो शिप हमारे होते हैं वो अलंग शिपयार्ड में तोड़े जाते हैं। और बहुत सारे शिपयार्ड हैं, जैसे मैंने चर्चा की, आपको मझगांव डॉकयार्ड बताया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बताया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बताया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड बताया, जहां पे हमारे जहाज बनाए जाते हैं। अब ये लगातार चर्चा में रहे हैं, ये जो शिपयार्ड हैं लगातार चर्चा में रहे हैं। किन संदर्भों में चर्चा में रहे हैं वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मझगांव डॉकयार्ड की यदि हम बात करें, यदि हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले आप इसमें देखने को पाओगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है INS बागीर। INS बागीर या INS बागसीर कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। तो INS बागीर या INS बागसीर अभी हाल ही में लेटेस्ट भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब INS बागीर यदि सौंपा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि INS बागीर है क्या। आपको बता दें INS बागीर जो है ये स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है और इसका जो निर्माण किया जा रहा है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत किया जा रहा है। और प्रोजेक्ट 75 जो था वो पनडुब्बियों के निर्माण में था, विशेषकर स्कॉर्पियन क्रम की पनडुब्बियों के निर्माण में था। और इसमें 5 पनडुब्बियों का निर्माण करना था, 5 में से एक आपकी है INS बागीर या INS बागसीर। इसके पहले 4 कौन कौन सी थी? तो INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज और INS बेला। समय समय पर आप इनके नाम सुनते रहे होंगे कि इनको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो प्रोजेक्ट 75 क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है। और प्रोजेक्ट 75 कहां चलाया जा रहा है? यह चलाया जा रहा है मझगांव डॉकयार्ड में। ये कहां पर है? मुंबई में है। और लेटेस्ट इसमें INS बागीर जो है इसमें प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत लेटेस्ट आपकी पनडुब्बी थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात आता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आइए समझते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में क्या चीजें आपको पता होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की यदि हम बात करें उससे पहले कुछ चीजें और हैं जाननी चाहिए, जैसे कि ये जो शिपयार्ड है हमारे, जैसे मझगांव हो गया, गोवा शिपयार्ड हो गया, ये सभी के सभी, जैसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो गया, ये गवर्नमेंट के अंतर्गत सरकार की अधीन है, सरकार की संस्थाएं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब गोवा शिपयार्ड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले गोवा शिपयार्ड में क्या चर्चा में आता है? गोवा शिपयार्ड में आपका आता है ICGS सक्षम। ICGS सक्षम को इन्होंने बनाया, ICGS सुजीत को बनाया, ICGS सचेत को बनाया। 3 ये जहाज हैं जिनको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये क्या हैं? ये अपतटीय गश्ती पोत हैं। कौन कौन से? ICGS सक्षम, ICGS सुजीत, ICGS सचेत, ये OPV इनको बोलते हैं, या आप कह लीजिए अपतटीय गश्ती पोत हैं। ये आपको पता होना चाहिए किसके हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के हैं। ये 3 अपतटीय गश्ती पोत आपको पता होना चाहिए। और इन अपतटीय गश्ती पोतों में से सबसे महत्वपूर्ण है ICGS सचेत। ICGS सचेत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पहला ये अपतटीय गश्ती पोत था जिसको डिजिटल रूप में जो है इसका अनावरण किया गया।
डिजिटली इसका अनावरण किया गया, क्योंकि कोविड के समय में आप जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, एक जगह से दूसरे जगह तक अनावश्यक रूप से यातायात प्रतिबंधित था। तो उसको देखते हुए आईसीजीएस सचेत को डिजिटली रूप से जो है अनावरण किया गया, भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो इसलिए आईसीजीएस सचेत आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो निर्माण किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्माण किया है अपतटीय गश्ती पोतों का, जिनमें आईसीजीएस सक्षम, आईसीजीएस सुजीत, आईसीजीएस सचेत शामिल हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? अपतटीय गश्ती पोत हैं। अभी हमने बात किया था मझगांव डॉकयार्ड की, मझगांव डॉकयार्ड की हमने बात किया था, और उसी में एक आता है मझगांव डॉकयार्ड का ही एक प्रोजेक्ट था जिसको बोलते थे प्रोजेक्ट 15A। मझगांव डॉकयार्ड का एक प्रोजेक्ट था जिसको बोलते थे प्रोजेक्ट 15A। और प्रोजेक्ट 15A के अंतर्गत क्या था? प्रोजेक्ट 15A के अंतर्गत युद्धपोतों का निर्माण था, जिनमें आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई, ये 3 प्रमुख युद्धपोत बनाए गए थे प्रोजेक्ट 15A के अंतर्गत। और ये जो पोत थे, ये जो युद्धपोत थे, चाहे आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों हैं? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आईएनएस चेन्नई। आईएनएस चेन्नई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते हैं भारत में एक मिसाइल है जिसको बोलते हैं ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार जब नेवल परीक्षण किया गया, तो ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार जो नेवल परीक्षण हुआ वो आईएनएस चेन्नई के माध्यम से हुआ। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि आईएनएस चेन्नई के माध्यम से किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का नेवल परीक्षण हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? आईएनएस विक्रमादित्य याद रखना है। क्यों याद रखना है आईएनएस विक्रमादित्य? आईएनएस विक्रमादित्य इसलिए याद रखना है क्योंकि जो तेजस विमान थे, तेजस जो विमान थे, जब पहली बार विमान वाहक पोत पर उनकी लैंडिंग कराई गई, तो जिस विमान वाहक पोत पर तेजस विमान की लैंडिंग कराई गई थी वो आपका था आईएनएस विक्रमादित्य। इसलिए आईएनएस विक्रमादित्य याद रखना है क्योंकि तेजस की प्रथम लैंडिंग हुई। आईएनएस चेन्नई याद रखना है, आईएनएस चेन्नई इसलिए याद रखना है क्योंकि आईएनएस चेन्नई पर क्या है? ब्रह्मोस का नेवल परीक्षण हुआ, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि मिग 27 नामक विमान थे जिनको अब सेवा मुक्त कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपने प्रोजेक्ट 75 देखा, प्रोजेक्ट 75 में पनडुब्बियों के निर्माण को देखा, प्रोजेक्ट 15A देखा जिसमें युद्धपोतों का निर्माण था, विशेषकर आईएनएस चेन्नई आपने इसमें देखा। इसके बाद बात आती है लार्सन्स एंड टुर्बो, जिसकी कंपनी एलएनटी, जिसकी कंपनी हजीरा में है। और एलएनटी की यदि हम बात करते हैं तो एलएनटी ने क्या बनाया है? इंटरसेप्टर नौका। जैसे यदि आपसे बात किया जाए C454, C458, तो ये जो इंटरसेप्टर नौकाएं होती हैं, इनका जो निर्माण करने वाली संस्था है वो है लार्सन्स एंड टर्बो। तो यदि कभी आपसे पूछा जाए इंटरसेप्टर नौका C458, 454, 462, इनका निर्माण किसने किया है? तो इनका निर्माण किया है लार्सन्स एंड टर्बो, LNT ने, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको याद रखना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। हमने देखा मझगांव डॉकयार्ड, हमने देखा गोवा शिपयार्ड, अब हम बात करने वाले हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड की। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहां स्थित है? कोलकाता में स्थित है। सबसे पुराना शिप बिल्डिंग का जो है ये हमारा है, और अभी हाल ही में इन्होंने 100वां जहाज बनाकर भारतीय नौसेना को सौंपा था, इसलिए ये चर्चा में है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, आपको बता दें जैसे 2 प्रोजेक्ट हमने देखे, प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बियों से संबंधित, प्रोजेक्ट 15A हमने देखा युद्धपोतों से संबंधित। इसी तरह से एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 28, और प्रोजेक्ट 28 जो था ये भी युद्धपोतों से संदर्भित था। और इसमें जो आपका लेटेस्ट युद्धपोत बनाया गया है 5वां, इसमें 5 युद्धपोत बनाए जाने थे, और 5वां जो बनाया गया उसका नाम है आईसीजीएस कनकलता बरुआ। तो आईसीजीएस कनकलता बरुआ ये प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए जाने वाला अंतिम युद्धपोत है। इससे पहले 4 कौन कौन से थे? आईएनएस कमोरता, आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्तान, आईएनएस कावरत्ती, इसका नाम आपने सुना होगा। तो ये पहले थे, इससे पहले के ये युद्धपोत थे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट 78
28 के अंतर्गत, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 28 की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको पता होना चाहिए चार, इसमें प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत आईएनएस कमोरता, आईएनएस कदमत, आईएनएस कावारत्ती, आईएनएस किल्तान, ये चार युद्धपोत बनाए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने क्या किया है, आईसीजीएस कनकलता बरुआ को बनाया है। और जो आईसीजीएस कनकलता बरुआ है ये तीव्र गश्ती पोत है और 5वें क्रम में ये अंतिम है। ठीक है, तो चार अन्य कौन से हैं वो आपको नहीं याद रखने हैं, पांचवा लेटेस्ट याद रखिए कि आईसीजीएस कनकलता बरुआ ये पांचवा था, इसको बनाकर दिया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। ठीक है, इसके अतिरिक्त बाकी ये क्या है, तीव्र अपतटीय गश्ती पोत है। और ये आईएनएस वाले क्या हैं, ये युद्ध पोत हैं जिसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने चार युद्धपोतों को बनाया है, इनको प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत बनाया गया है। ये चारों के चारों प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत बनाए गए हैं। अब यदि हम बात करें कि आईसीजीएस कनकलता बरुआ जो तीव्र अपतटीय गश्ती पोत है, इसका नाम कनकलता के नाम पे रखा गया है। तो कनकलता बरुआ कौन थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में एक स्वतंत्रता सेनानी थी कनकलता बरुआ, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनमें से जैसे आपने देखा आईएनएस कमोरता, आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्तान, आईएनएस कावरत्ती, इसमें जो नाम है कुछ महत्वपूर्ण है। कौन कौन से महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण आता है आईएनएस किल्तान। आईएनएस किल्तान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सागर 3 मिशन हमारा चल रहा है। वियतनाम में बाढ़ आई थी, कंबोडिया प्रभावित था, तो हमने सागर 3 मिशन चालू किया था। और सागर 3 मिशन के अंतर्गत वियतनाम और कंबोडिया में जो हमारा शिप भेजा गया था उसका नाम था आईएनएस किल्तान, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात सागर 3 की होती है आपको तुरंत याद आना चाहिए सागर 2 में कौन सा भेजा गया था और सागर 1 में कौन सा भेजा गया था। सागर 2 की यदि हम बात करते हैं तो सागर 2 में आईएनएस एरावत भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था, अफ्रीका के देशों में भेजा गया था, सूडान भेजा गया था। ठीक है, सूडान के साथ साथ अन्य देशों में भेजा गया था। चलिए, तो सेकेंड सागर 3 हमने देखा। सागर 3 के बाद तो सागर 2 की हम बात कर रहे थे, सागर 2 मिशन के बारे में हम बात कर रहे थे। सागर 3 हमने देखा कि जब कंबोडिया और वियतनाम में बाढ़ आई थी तो वहां पे सागर 3 मिशन भेजा गया था। और सागर 3 जो मिशन था उसमें प्रमुख जहाज कौन भेजा गया था उसके बारे में हमने बात किया कि किस जहाज को सागर 3 मिशन के अंतर्गत भेजा गया था, वो आपका था आईएनएस किल्तान। सागर 2 के मिशन के अंतर्गत जिसमें हमने सूडान में सहायता भेजी थी, हमने अफ्रीका के, पूर्वी अफ्रीका के जो देश थे उनमें जो हमने सहायता भेजी थी उसके लिए हमने जहाज भेजा था आईएनएस एरावत। इसके बाद जब हमने सागर मिशन प्रारंभ किया था जिसको हमने सागर 1 नाम दिया था, सागर 1 मिशन के अंतर्गत यदि हम देखें तो सागर 1 मिशन जब भेजा गया था तो आईएनएस केसरी भेजा गया था। और जो हिंद महासागर के द्वीपीय देश हैं उनके लिए हमने कोविड काल में सहायता भेजी थी तो वो थी आईएनएस केसरी। सागर 1, सागर 2, सागर 3 याद रखना है। सागर 1 में आईएनएस केसरी, सागर 2 में आईएनएस एरावत, सागर 3 में आईएनएस किल्तान, ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा सागर 1 हो गया, सागर 2 हो गया, सागर 3 हो गया। इसके बाद आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स से जुड़ा हुआ जो आपका टॉपिक था वो आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड पर। क्यों पहुंचते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड पर, अभी पूर्व में आपने देखा होगा कि भारत के थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने म्यांमार की यात्रा पर गए हुए थे। तो म्यांमार आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि अभी हमने म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर सौंपा है। आईएनएस सिंधुवीर म्यांमार को गिफ्ट के तौर पर हमने दिया है, और गिफ्ट के तौर पर दिया है तो उसको हमने आधुनिकीकरण किया है, उसका नवीनीकरण किया है हमने। आईएनएस सिंधुवीर जो हमारी पनडुब्बी थी जिसको हमने सोवियत रूस से 1980 के दशक में खरीदा था, उसको हमने गिफ्ट किया म्यांमार को। तो उसका जो आधुनिकीकरण किया गया वो किया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में इसका आधुनिकीकरण किया गया। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहां पे बात हो रही है आईएनएस सिंधुवीर, तो रट लीजिएगा आईएनएस सिंधुवीर हमने गिफ्ट किया है, किसको, म्यांमार को गिफ्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और म्यांमार ने इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है यूएमएस मिने
फिएन खातू, ये नाम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आईएनएस चंदुबीर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक हमारा युद्धपोत था जिसको हम बोलते थे आईएनएस कलिंग। आईएनएस कलिंग क्यों चर्चा में था? क्योंकि हमने मिसाइल पार्क की हमने स्थापना किया था, और जो मिसाइल पार्क की स्थापना की गई थी उसका नाम रखा था हमने अग्निपरस्त। तो अग्निपरस्त आईएनएस कलिंग पर स्थापित मिसाइल पार्क है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगली संस्था आपकी प्रमुख आती है टीटागढ़ बैगन्स। टीटागढ़ बैगन्स क्यों याद रखना है? क्योंकि जो टीटागढ़ बैगन्स है एकमात्र भारत में संस्था है जो शोध कार्यों के लिए जहाजों का निर्माण करती है। भारत में यदि कहीं पर शोध कार्यों के लिए जहाज का निर्माण किया जा रहा है तो टीटागढ़ बैगन्स द्वारा किया जा रहा है, और टीटागढ़ बैगन्स ने अभी तक 2 जहाजों का निर्माण किया है। पहला आपका है सागर तारा, दूसरा आपका है सागर अन्वेषिका। सागर तारा पहला था, सागर अन्वेषिका दूसरा है। तो कभी आपसे पूछा जाए सागर तारा, सागर अन्वेषिका क्या है? शोध कार्यों के लिए हमारे जहाज हैं जिसको टीटागढ़ बैगन्स ने बनाया है। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हमने बात किया था, अभी हमने देखा नौसेना के बारे में। नौसेना के बाद हम आ जाते हैं वायुसेना पर, और वायुसेना से संदर्भित कुछ चीजों को हम देखते हैं। जैसे हमने देखा कि मिग 27 का जो अंतिम स्क्वाड्रन था उसको हमने सेवा मुक्त कर दिया है। सेवा मुक्त कर दिया है तो वो आपको पता होना चाहिए कि सेवा मुक्त कौन सा हुआ है। मिग 27 का जो अंतिम स्क्वाड्रन था वो आपका सेवा मुक्त हुआ है। अब इसमें कुछ चीज आपको और पता होना चाहिए। आईएनएस एक आपका छूट गया है, एक मिशन चल रहा है इस समय जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A के तहत 3 आपको युद्धपोत बनाने हैं, जिनमें से पहला बनाया गया है आईएनएस हिमगिर, बाकी 2 अभी बाकी हैं, वो बनेंगे, वो आप देख लीजिएगा। जब बताया जाएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी हम एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एयरफोर्स में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? राफेल विमानों की चर्चा है। और राफेल विमानों की चर्चा है तो आपको पता है राफेल विमान हम कहां से ले रहे हैं? फ्रांस से ले रहे हैं। तो राफेल विमानों को लेकर पहली बार एक युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है स्काईरोस। और स्काईरोस जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच हो रहा है। राफेल विमानों का सैन्य अभ्यास है, और आपको पता होना चाहिए जो राफेल हम खरीद रहे हैं कुल 36 राफेल विमान हमें खरीदने थे, जिनकी जो पहली खेप आई थी वो हमने अंबाला में सेट किया था, दूसरी जो आई थी उसको हमने जामनगर में स्थापित किया था, और इनका जो राफेल विमानों का हमारे यहाँ स्क्वाड्रन होगा उसका नाम है 17वीं स्क्वाड्रन या द गोल्डन एरो। द गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है ये राफेल विमानों का स्क्वाड्रन है, ये आपको पता होना चाहिए। एक सैन्य अभ्यास भी हमने देखा राफेल विमानों का, स्काईरोस, भारत और फ्रांस के बीच। इसके बाद बात आती है कुछ अन्य सैन्य अभ्यास जैसे मालाबार। मालाबार एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत 4 देशों के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास दो चरणों में हुआ। पहला चरण बंगाल की खाड़ी, दूसरा चरण अरब सागर में हुआ। इसके बाद आपका है सिटमैक्स जो सैन्य अभ्यास है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच का अभ्यास है, ये आपको पता होना चाहिए। सिटमैक्स के बाद आता है जिमैक्स जो सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के बीच है। इसके बाद आपका आता है बोंगो सागर जो सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच है। इसके बाद आता है सिलिनैक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है, जो हाल ही में संपन्न हुआ है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद क्या आपको पता होना चाहिए? इसके बाद पता होना चाहिए कि स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों के लिए भारत का पहला परीक्षण प्लेटफॉर्म, स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों के लिए भारत का पहला स्वायत्त प्लेटफॉर्म जो स्थापित किया गया है वह स्थापित किया गया है आईआईटी हैदराबाद में, और इसका नाम है तिहान नाम का पहला स्वायत्त नेविगेशन प्लेटफॉर्म भारत ने स्थापित किया है आईआईटी हैदराबाद में। आईआईटी हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो मद्रास भी याद आना चाहिए। क्यों याद आना चाहिए? आईआईटी मद्रास ने एक ड्रोन तैयार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, जो अवांछित ड्रोन के मुकाबला करने में सक्षम है। तो यहां पे आपने देख लिया सिलिनैक्स भारत श्रीलंका। इसके बाद सिलिनैक्स के साथ साथ आपने देख लिया तिहान के बारे में, और आईआईटी मद्रास द्वारा जो ड्रोन तैयार किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, जो अवांछित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए है, उसको भी आपने देख लिया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और
अन्य फैक्ट के बारे में हम देखते हैं। अन्य फैक्ट में यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसमें, चलिए अब एक चीज आपका छूट गया था, आगे बढ़ने से पहले पहले मैं देख लेता हूं कि आपने देखा कि आईएनएस चेन्नई, आपने देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल का नेवल परीक्षण आपने किया, ठीक है, इसको आपने देख लिया आईएनएस चेन्नई। लेकिन आपने ये नहीं देखा, चर्चा में था कि जो आपका सुखोई विमान था, सुखोई जिसको आप बोलते हैं सुखोई MK-30I, ये जो विमान है सुखोई की बात करते हैं, सुखोई 30 MKI, ये क्यों चर्चा में था? सुखोई 30 MKI जो चर्चा में था, ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछे गए हैं प्रश्न इनसे संदर्भित कि कहां से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो जो सुखोई 30 MKI है, यहां से भी जो एयर संस्करण है, जो हवा से मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का संस्करण है, उसका जो परीक्षण किया गया वो सुखोई 30 MKI से किया गया। जल से जो मार करने वाली ब्रह्मोस का परीक्षण है वो आईएनएस चेन्नई से किया गया। ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए, इसको आपको भूलना नहीं है। इसके बाद हम बात कर रहे थे मालाबार सैन्य अभ्यास की, हमने बात कर लिया, समस्त सैन्य अभ्यास जो चर्चा में थे। अब हम बात कर ले रहे हैं डीआरडीओ से संबंधित जानकारी की। डीआरडीओ की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आना चाहिए रुद्रम मिसाइल। रुद्रम मिसाइल क्यों याद आना चाहिए डीआरडीओ से संबंध? कि देश की पहली जो आपकी रुद्रम मिसाइल है, ये आपकी देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है। क्या है? देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है रुद्रम, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही डीआरडीओ की बात करते हैं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं। बलस्य मूलम विज्ञानम या स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस इसका मोटो है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें, डीआरडीओ की हम बात कर रहे थे, तो इसमें यदि हम देखें तो डीआरडीओ ने रुस्तम और ध्रुवास्त्र, रुस्तम नामक ड्रोन बनाया था डीआरडीओ ने, आपने सुना होगा। ध्रुवास्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ ने तैयार किया था, जो नाग का ही एक प्रकार है, हेलिना का एक प्रकार है। इसको हम हेलीकॉप्टर से दौड़ सकते हैं। सौर्य नामक एक मिसाइल बनाया था। संत नामक एक मिसाइल बनाया, ये भी एंटी टैंक मिसाइल है, नाग का प्रकार है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हेलीकॉप्टर से इसको भी हम दाग सकते हैं। इसके बाद यदि आप देखें तो और क्या इससे जुड़ा हुआ चर्चा में था? इससे जुड़ा हुआ फैक्ट ये चर्चा में था कि अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 5 नई डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की मंजूरी दी है। इनके शहर कौन कौन से हैं? पहला बेंगलुरु, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता और पांचवा है हैदराबाद। ये 5 शहर भी आपको डीआरडीओ के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको याद रखना है अभ्यास। अभ्यास क्या है? इसको क्यों याद रखना है? याद इसलिए रखना है क्योंकि यह हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास को डीआरडीओ की वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा बनाया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि इसको अभ्यास को जो है डीआरडीओ ने बनाया है। इसके बाद आपको याद रखना है मारीच। मारीच क्या है? मारीच है एंटी टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम। एंटी टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम है मारीच, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, यह आपको पता होना चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं डिफेंस की, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया जाता है। तो जो डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है, लेटेस्ट जो हुआ हमारा लास्ट हुआ है, वो हुआ था फरवरी माह में लखनऊ में। और जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, वहां पे एक मिसाइल दिखाई गई थी खगांतक, और इसको बनाया है जेएसआर डायनामिक्स ने। एक तोप दिखाई गई थी सारंग, और सारंग तोप को बनाया था जबलपुर गन कैरिज फैक्ट्री ने। ये आपको पता होना चाहिए सारंग तोप के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा शस्त्र निर्माता जो कंपनी है उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है ये यूएसए की कंपनी है और वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाली कंपनी है, हथियार निर्माता कंपनी है। कहाँ की है? यूएसए की है। क्या हमने इससे कुछ खरीदा है? जो पुराने छात्र होंगे जानते होंगे क्या खरीदा है। सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर हमने लिया था, और सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर को बनाया है लॉकहीड मार्टिन ने, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण रक्षा निर्माण कंपनी यूएसए की है, उसका नाम है बोइंग,
बोइंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अपाचे हेलीकॉप्टर हमने खरीदे हैं, चिनूक हमने खरीदे हैं। ये दोनों जो बनाया है, किसने बनाया है? बोइंग कंपनी ने बनाया है। बोइंग के यात्री विमान भी आते हैं जो काफी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। जो यात्री विमान लेटेस्ट हुए हैं बोइंग कंपनी के थे, इसके कारण भी ये चर्चा में थे। और आपको बता दें, यात्री विमान या तो बोइंग बनाती है या तो एयरबस बनाती है। दो कंपनियां हैं जो यात्री विमान बनाती हैं, एक तो एयरबस है, एक तो बोइंग है, लेकिन ज्यादातर विमान आपको बोइंग के देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ डीआरडीओ ने बनाया था सहायक एनजी। सहायक एनजी क्या है? सहायक एनजी के बारे में आपने सुना होगा कि ये एयर ड्रॉप कंटेनर है। जैसे हवा से हमें कोई भी चीज जमीन पर डालनी है, मान लीजिए कहीं पे हमारे सैन्य बल हैं और कोई भी वहां पे रक्षा संबंधी या कुछ भी हमें नीचे उनको उतारना है और वहां पे हम लैंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो एयर ड्रॉप कंटेनर का सहायता लिया जाता है। और सहायक एनजी नामक एयर ड्रॉप कंटेनर अभी हाल ही में डीआरडीओ ने तैयार किया है। इससे पहले क्या हमारे पास नहीं था? हमारे पास था, जिसका नाम था सहायक MK1। सहायक MK1 ये पहला हमारा था और उसके बाद हमारा आया है सहायक NG। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे, कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपको एक और याद रखना है, अस्मी। ये नया है। ये अस्मी क्या है? ये 9 मिलीमीटर 9mm मशीन पिस्तौल है जिसको बनाया है डीआरडीओ और भारतीय सेना ने। इसका नाम है अस्मी। अस्मी नाम है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर बनाया है। मशीन पिस्तौल है, 9mm की है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक जो आपका आता है, इसी में विशेषकर आपके जुड़ता है खगोलीय से, अंतरिक्ष से। अब आपको सबसे पहले अंतरिक्ष की जब हम बात करते हैं तो एक मिशन याद रखना है, क्रू 3 मिशन। क्रू 3 मिशन क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है सी राजाचारी और ये भारतवंशी हैं, भारतवासी हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि भारतवंशी सी राजाचारी को इसकी कमान दी गई है। 2021 में ये छोड़ा जाएगा, अंतरिक्ष में ये आपके जाएगा। किसका मिशन है? स्पेस एक्स कंपनी का मिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सी राजाचारी क्यों चर्चा में थे? एक मिशन है जिसका नाम है आर्तेमिस मिशन। आर्तेमिस मिशन में 2024 में भेजा जाएगा और पहली बार इसके द्वारा 18 अंतरिक्ष यात्री भेजे जा रहे हैं। और जो 18 अंतरिक्ष यात्री भेजे जा रहे हैं, इसमें से 9 पुरुष हैं और 9 महिला हैं, जिसमें सी राजाचारी भी शामिल हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। कहां पे जाएगा ये? चांद पर भेजा जाएगा। तो क्या चांद पे और कोई मिशन इस समय चर्चा में है? जी हां, चांगई 5 नामक मिशन चीन का है जो चांद से संबंधित है, वो भी चर्चा में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेस एक्स की। हमने देखा, बात किया कि क्रू 3 मिशन स्पेस एक्स का मिशन है, तो स्पेस एक्स से संबंधित कुछ जानकारी हम देखते हैं। जैसे स्पेस एक्स जो रॉकेट का प्रयोग करता है उसका नाम है फॉल्कन 9। ठीक है, अब यदि हम बात करें नासा कौन से रॉकेट का प्रयोग करता है, तो नासा अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए करता है एटलस रॉकेट का प्रयोग। और अभी हाल ही में नासा ने एक नया रॉकेट बनाया है जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। इसके बाद दूसरी हमारी कंपनी आती है ब्लू ओरिजिन। ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है, जेफ बेजोस की कंपनी है, जिनकी अमेजन कंपनी है, और इनका एक रॉकेट है जिनका नाम है न्यू शेफर्ड रॉकेट। न्यू शेफर्ड, ठीक है, न्यू शेफर्ड रॉकेट, ये ब्लू ओरिजिन कंपनी का रॉकेट है। रसिया जो है ये भी रॉकेट का प्रयोग करता है, किसका? अंगारा A5 इन्होंने नया बनाया है। सोयूज इनका पुराना रॉकेट है। और सोयूज के बारे में आपको बता दें कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ था एक्सपीडिशन 62 मिशन, जिसके अंतर्गत जो क्रिस्टीना कोच थी 328 दिनों में अंतरिक्ष में रहकर वापस आई थी और महिला वर्ग में सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया था क्रिस्टीना कोच ने। उन्हें एक्सपीडिशन 62 मिशन के अंतर्गत लाया गया था, कजाकिस्तान की धरती पर उतारा गया। किस रॉकेट की मदद से? सोयूज रॉकेट की मदद से उतारा गया। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा? पैगी विल्सन का रिकॉर्ड तोड़ा। यदि हम ओवरऑल पूछें कि सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसका है, तो इनका नाम है स्कॉट केली। और स्कॉट केली ने 340 दिनों तक एक बार में अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद आपका अगला आता है H3 रॉकेट। ये जापान का है। चीन के रॉकेट की यदि हम बात करें तो चीन लॉन्ग मार्च 5 नामक रॉकेट का प्रयोग अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए करता है। ये आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद आता है स्काई रूट एरोस्पेस, काफी चर्चा में है इस दिनों। स्काई रूट जो एरोस्पेस है, ये कंपनी आपके हैदराबाद में देखने को मिल जाएगी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने कलाम 5, ये शब्द आपको याद रखना है, कलाम 5। कलाम 5 क्या है? कलाम 5 एक ठोस प्रणोदक रॉकेट है जिसको बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। रमन क्या है? रमन एक इंजन है और इस इंजन को बनाया है किसने? स्काई रूट एरोस्पेस ने। कंपनी कहाँ की है? हैदराबाद की कंपनी है। और इनके 3 विक्रम कैटेगरी के, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 सीरीज के ये प्रक्षेपण यान भी बना रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्काई रूट कंपनी बना रही है विक्रम सीरीज के प्रक्षेपण यान, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या याद आना चाहिए? इसके बाद आपको याद आना चाहिए कि भारत की जो कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी है इसरो, इसरो साथ मिलकर किसके? जापान के साथ, सॉरी, इसरो फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर क्या कर रहा है? शुक्रयान मिशन कर रहा है। शुक्रयान प्रथम मिशन जो हम कर रहे हैं वो हम फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर कर रहे हैं। नासा प्लस इसरो एक मिशन कर रहा है जिसका नाम है निसार, ये आपको पता होना चाहिए। यूएई का मिशन था होप प्रोब, पहला मिशन था, मंगलयान मिशन था, अभी आपने चर्चा में सुना होगा। तो होप प्रोब जो मिशन था वो जापान से भेजा गया था, यूएई का मिशन था, ठीक है, जापान से लॉन्च किया गया था। तो मंगल मिशन की यदि हम बात करें तो और कोई मंगल मिशन चर्चा में है? जी हाँ, एक रोवर नासा द्वारा भेजा गया है मंगल मिशन पे जिसका नाम था परसवेरेंस रोवर। और परसवेरेंस रोवर के साथ साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था जिसका नाम था इंजेयूटी हेलीकॉप्टर। तो इंजेयूटी हेलीकॉप्टर भी आपको पता होना चाहिए, परसवेरेंस रोवर भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की जो चर्चा थी, विशेषकर अंतरिक्ष से संबंधित मिशनों की जो चर्चा थी, विशेषकर डिफेंस सेक्टर से संबंधित जो चर्चा थी, वो यहीं पे समाप्त होती है। दोबारा रिकॉर्ड करना है लेकिन जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया आप सबके लिए, और ज़रूरी भी है जिस तरह से मैंने रिकॉर्ड किया है उसी तत्परता से आप इसको समझने का, नोट करने का प्रयास करिएगा। यदि अच्छा लगा है तो बताइएगा, सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। नहीं अच्छा लगता है तो बताइएगा, कुछ सुधार भी आपके अनुसार किए जाएंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।